नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे शुक्रवार की यानी 18 तारीख की तासिका को हमने पार्ट 4 की शुरुआत की थी, जो हमारा पूर्ण नहीं हुआ था। तो आज मंगलवार दिनांक 22 को मैं ये पार्ट पहले पूर्ण करती हूँ। ठीक है, तो अब आपको निकालना है पेज नंबर 36, जहाँ से हमारा पार्ट बाकी था हम वहाँ से शुरू करेंगे। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं। आप लोग तो जानते हो कि हमारे संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे आपके आस पड़ोस में ही आप लोग तो मराठी भाषा बोलते हो घर पर, आपके आस पड़ोस में हिंदी, गुजराती, बंगाली या अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग रहते होंगे। तो ये जो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कुछ भाषाओं के शब्द ऐसे होते हैं कि अन्य भाषाओं से सहज ही मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। कुछ भाषा के शब्द अन्य भाषा में मिल जाते हैं और उन्हीं में से ही वे एक बन जाते हैं। अब देखो ना, हम हमारे मराठी बोलते हुए मराठी भाषा में बोलते समय हम कितने सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मराठी के बन गए हैं। हम उन्हें मराठी के ही मानते हैं, लेकिन वे अंग्रेजी शब्द होते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। आपके मित्रों में से, आपके सहेलियों में से कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से परिचय बना लेते हैं और दोस्त बन जाते हैं। हाँ, सबसे घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ऐसे होता है कि वे दूसरों से मित्रता नहीं कर पाते। वे अपने आप में मग्न होते हैं। ज़्यादा बातें करना, किसी से घुल मिलना, मित्रता करना, दोस्ती करना उन्हें पसंद नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। शब्दों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, लोगों के स्वभाव जैसा। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वही के भाषा में वे घुल मिल गए, वही के बन गए। जैसे हम हमारे मराठी में बात करते हुए हम बोलते हैं बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि, लेकिन ये हम समझते कि मराठी के शब्द है, लेकिन ये मराठी शब्द नहीं है, ये तो अंग्रेजी के शब्द हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे कहा जाता है जो तमिल भाषा के शब्द होते हैं, आपके आस पड़ोस में तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी रहते होंगे, तो तमिल भाषा के जो शब्द हैं, ये शब्द किसी भी भाषा में घुल मिलते नहीं। वे हमेशा अपने परिवार द्रविड़ भाषा तक ही सीमित रहते हैं, दूसरी भाषा में नहीं मिलते या घुल मिल नहीं चाहते। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। जैसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि अपने आप में मस्त रहना, किसी से घुलना मिलना नहीं, दोस्ती नहीं करना, उसी प्रकार तमिल भाषा के शब्द भी किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। लेकिन हिंदी भाषा के कुछ शब्द मिलनसार है, एक दूसरे से घुलते हैं, मिलते हैं, लेकिन सभी शब्द नहीं, कुछ शब्द सिर्फ। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। हिंदी भाषा के भी कुछ शब्द अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा के कुछ शब्द अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। अभी मैंने कहा ना, हिंदी भाषा के कुछ शब्द मिलनसार होते हैं, वे अन्य भाषा से इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म हो जाता है, वे अन्य भाषिक ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द अपनी
अस्तित्व नहीं छोड़ते, दूसरी भाषा में भी गए लेकिन अपना अलग अस्तित्व रखते हैं और अन्य भाषा से वे मिलते जुलते नहीं। हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब हिंदी भाषा में भी कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं कि जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। हाँ, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो दो अलग अलग भाषा मिलकर बने हुए शब्द हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं। हाँ, वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं। दो अलग अलग भाषा मिलकर बने हुए शब्द हैं लेकिन अब वे हिंदी के ही बन गए हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा तो आपको पता होगी, 8वीं कक्षा से आपको संस्कृत विषय भी रहेगा। जैसे हिंदी संस्कृत से बना हुआ शब्द वर्षगांठ, मांग पत्र। हाँ, हिंदी और संस्कृत इन दो भाषाओं से बना हुआ शब्द है वर्षगांठ। अब वर्ष ये है हिंदी शब्द, हाँ, और वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ ये हिंदी शब्द है और दोनों मिलकर हुआ है वर्षगांठ यानी जन्मदिन। जैसे मांग पत्र, मांग हिंदी शब्द है और पत्र है संस्कृत शब्द। मांग पत्र यानी आवेदन पत्र, ये दो अलग अलग भाषा मिलकर ऐसे शब्द बने हैं। हिंदी, अरबी और फारसी से बने हुए शब्द हैं। हिंदी भाषा, अरबी भाषा या फारसी भाषा, यानी हिंदी भाषा और अरबी भाषा, हिंदी भाषा और फारसी भाषा, इनसे बने हुए शब्द हैं थानेदार। थानेदार का मतलब जानते हो? पुलिस। किताब घर यानी वाचनालय। अंग्रेजी और संस्कृत इन भाषाओं से बने हुए शब्द हैं जैसे रेल यात्री। हाँ, रेल ये अंग्रेजी शब्द है, यात्री और संस्कृत शब्द है। रेल यात्री। रेडियो तरंग, रेडियो अंग्रेजी शब्द है, तरंग है संस्कृत शब्द। और हिंदी, अरबी या फारसी से बना हुआ थानेदार, किताब घर, ठीक है। अंग्रेजी संस्कृत से बना हुआ शब्द रेल यात्री, रेडियो तरंग आदि। अरबी फारसी या अंग्रेजी से बना हुआ शब्द है बीमा पॉलिसी। पॉलिसी यह अंग्रेजी शब्द है और बीमा ये है अरबी या फारसी शब्द। इनसे दो भाषा मिलकर बना हुआ शब्द है बीमा पॉलिसी। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, संस्कृत के शब्द घुल मिलकर वे हिंदी के ही बन गए हैं और जिनसे हिंदी भाषा का शब्द संसार समृद्ध हुआ है, बढ़ गया है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द अपनी माँ को यानी अपनी मातृभाषा को इतने प्यारे होते हैं कि वे अपने मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा में जाते ही नहीं, औरों के साथ जाते ही नहीं। लेकिन कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। कुछ शब्द बड़े ही बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही देते हैं। अब शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। हमारी भाषा के शब्द अन्य भाषा में जाने से और अन्य भाषा के शब्द हमारी भाषा में आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ज़्यादातर विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते यानी समानार्थी शब्द नहीं होता, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं उन्हें आने दीजिए। विशेषतः हमारे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं है, शब्दार्थ नहीं है या दूसरे अर्थ का शब्द नहीं है। ये शब्द अगर अंग्रेजी से आए हैं, अरबी से आए हैं, पुर्तगाली से आए हैं तो उन्हें आने दीजिए।
ऐसे लेखक कहते हैं। जैसे हम हमारी भाषा में बात करते हुए ब्रश बोलते हैं, जबकि वह अंग्रेजी है। रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं सारे अंग्रेजी शब्द हम हिंदी में या मराठी में प्रयोग करते हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, जिन शब्दों के पास हमारे लिए प्रतिशब्द नहीं है, उन शब्दों के लिए हम अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है। हाँ, तो जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर शब्द है, हाँ, उनके लिए अन्य भाषा के शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है या उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर सुंदर शब्द है। मराठी में, हिंदी में माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर सुंदर शब्द हैं। जैसे हिंदी में माई कहते हैं, अम्मा कहते हैं। मराठी में पिताजी को बाबा कहते हैं। हाँ, अक्का कहते हैं माँ को, अन्ना कहते हैं पिताजी को, दादा कहते हैं या बापू कहते हैं। तो हिंदी में बापू भी कहते हैं। तो मराठी हिंदी में माता पिता के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर शब्द हैं। तो फिर हम अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? अब उन्हें छोड़ हम कहते हैं या आप कहते हैं अपने माता पिता से मम्मी, डैडी। आप ज़्यादातर पिता को पापा कहते हो, मम्मी को, माँ को मम्मी कहते हो। क्यों नहीं तुम अपनी माँ को आई बोलते? कुछ बच्चे बोलते भी होंगे आई। तो मराठी में जो मूल शब्द है आई, उस शब्द का तुम्हें प्रयोग करना चाहिए। और पिताजी को बाबा। ठीक है, तुम्हें बचपन से आदत हो गई है मम्मी पापा की, लेकिन तुम आगे चलकर इसमें सुधार कर सकते हो। अपने खुद के बारे में अपने बच्चों से कहो कि तुम्हें आई बाबा कहे, हाँ, मम्मी पापा नहीं। ठीक है, तो लेखक का यही कहना है कि जो शब्द हमारे मराठी में ज़्यादा है, हिंदी में ज़्यादा है, उसके लिए अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो अपने अच्छे अच्छे शब्दों को छोड़कर अगर हम मम्मी डैडी कहना, अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। अपनी भाषा में जो सुंदर शब्द है उनको छोड़कर माता पिता को मम्मी डैडी कहना, यानी अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करने जैसा है। आगे देखो पेज नंबर 37। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। हम अपने मुंह से जो शब्द उच्चारते हैं, उन शब्दों से हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा चरित्र, हमारी समझ, हमारे संस्कारों का दर्शन होता है। इसलिए हमेशा शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। जैसे तीर से निकला हुआ जो बाण है, बाण से निकला हुआ जो तीर है, बोलने में गलती होगी, बाण से निकला हुआ जो तीर है, एक बार छूट गया तो वह वापस नहीं आता। उसी प्रकार हमारे मुंह से गलत शब्द निकल गए तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय हमें सोचकर उच्चारण करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना चाहिए। और लिखना एक कला है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना यह एक कला है जिसे हमें अवगत करनी है और हम अपने कठोर परिश्रम से वह अवगत कर सकते हैं। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से और परिश्रम से साध्य हो सकती है। इसे कम से कम शब्दों में बोलना और लिखना, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, अर्थपूर्ण बोलना और लिखना यह एक कला है और उससे हम कठोर परिश्रम से साध्य कर सकते हैं। विविध पुस्तकों के वाचन से हम उसे साध्य कर सकते हैं। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दरार पड़ना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दूरी बढ़ना। अगर हमने
एक गलत शब्द का उच्चारण किया तो बरसों की हमारी जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ सकती है, दूरी बढ़ सकती है या दोस्ती ख़त्म हो सकती है। किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। हमें किस समय, ठीक है, किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये हम अनुभव, अपने खुद के अनुभव से, किसी बड़ों के मार्गदर्शन से, बाह्य पुस्तक के वाचन से और हमारे माता पिता ने हम पर जो संस्कार किए हैं उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, परीक्षा में जब तुम उत्तर लिखते हो, निबंध लिखते हो, कहानी लिखते हो, पत्र लेखन करते हो, उस समय अगर आपने सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों का उपयोग किया तो उस कारण तुम्हें अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। परीक्षा में पेपर लिखते समय सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया तो तुम्हें परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त हो सकती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। अगर तुमने अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया, अनाप शनाप शब्द यानी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, अनाप शनाप बोलना, यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निरर्थक बोलना। परीक्षा में उत्तर लिखते समय अगर तुमने निरर्थक शब्द लिखे जिसका उत्तर से कोई तालमेल नहीं है, प्रश्न से कोई तालमेल नहीं है, ऐसे निरर्थक शब्द तुमने उत्तर में लिखे तो तुम्हें तुम्हारे शिक्षक कैसे गुण देंगे। इसलिए अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग से हमें दूर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास खुद की शब्द संपदा होती है। बचपन से आज तक जो शब्द हमने सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, ये सारे शब्द संपदा हमारे पास होती है। लेकिन उस शब्द संपदा को हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमें साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। साहित्य का वाचन यानी अन्य पुस्तकों का वाचन करना, उसकी ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। आपको पता है कि शब्दकोश होती है जिसे हम अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। तो शब्दों के विविध अर्थों को जानने के लिए अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ कठिन शब्द है जो हमें पता नहीं है जिनका अर्थ, तो शब्दकोश में हम अर्थ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब शब्दकोश अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, जो अंग्रेजी शब्द है उनके हिंदी अर्थ, मराठी शब्दों के हिंदी अर्थ, अंग्रेजी अर्थ, ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्दकोश होते हैं। तो साहित्य का वाचन करते समय शब्दकोश का उपयोग करना भी ज़रूरी होता है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्दकोश का एक पन्ना यानी एक पेज, हाँ, तुम्हारे पास समझो मराठी अंग्रेजी ऐसा शब्दकोश है। मराठी शब्द उनके अंग्रेजी अर्थ। तो रोज एक पेज अगर तुमने ध्यान से पढ़ा, एकाग्रता से पढ़ा, तो तुम्हें शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब आपको छात्रों को, आपको विद्यार्थियों को तय करना है कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। तुम्हें तुम्हारी शब्द संपदा बढ़ानी है। देखो, अभी लॉकडाउन के कारण या कोरोना महामारी के कारण स्कूल तो बंद है, आपकी ऑनलाइन तासिका होती है, लेकिन ये तासिका कुछ देर के लिए है। शाम को 6 से 7:30 बजे तक सिर्फ 1.5 घंटे की तासिका होती है। और स्कूल में जब आप लोग आते थे तब 5 घंटे आप स्कूल में होते थे, 7:30 से 12:30 तक। तो 5 घंटे आप स्कूल में होते थे। अभी आपको अभ्यास करना है सिर्फ 1.5 घंटा, और घर का अभ्यास अगर उसमें जोड़ लिया जाए तो 2.5 घंटे तक तुम्हारा सारा अभ्यास हो जाता है। बचे हुए 2.5 घंटे में तुम अन्य पुस्तकों का वाचन करो, वर्तमान पत्र का वाचन करो, कुछ
कहानी की पुस्तकें हैं उनका वाचन करो। सुबह से दोपहर तक तुम्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, अभ्यास नहीं होता, उस समय तुम बाह्य पुस्तकों का वाचन करो, जिस कारण तुम्हारी शब्द संपदा बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। इसके लिए वाचन संस्कृति को तुम्हें बढ़ाना होगा। पढ़ना शुरू करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जो कुछ भी मिला तुम्हें वो पढ़ो, उसका अर्थ समझ लो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। बड़े होकर तुम्हारे पास इतनी शब्द संपदा होगी कि तुम भी लिख सकोगे, तुम भी लेखक होगे, तुम भी कविता लिख सकोगे, तुम भी कवि बन सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जो कुछ भी मिला उसे पढ़ो, समझो और अपने जीवन में उतार लो, अगर अच्छी बातें हैं तो। विद्यार्थी मित्रों हो, यहाँ पर हमारा यह चौथा पाठ खत्म हुआ। अगली तासिका को हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।